हेलो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 के हमारा इतिहास और नागरिक जीवन की पाठ 9 का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है गुप्त काल। दिल्ली में स्थित मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की विजयों का वर्णन है। इस चंद्र नामक शासक की पहचान इतिहासकार गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज 1600 साल बीत जाने के बाद भी इस लौह स्तंभ में जंग नहीं लगा है। इससे गुप्त काल की उन्नत प्रौद्योगिकी का पता चलता है। कुषाणों के पश्चात एक नए वंश का उदय हुआ। यह राजवंश गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य भारत में लगभग 319 से 20 ईस्वी में स्थापित हुआ। इस राजवंश ने भारत के विशाल भूभाग पर लगभग 200 वर्षों से भी अधिक समय तक शासन किया था। गुप्त सम्राटों ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर केंद्रीय शक्ति को सुदृढ़ किया। गुप्त शासकों ने व्यापार, साहित्य, कला, स्थापत्य, विज्ञान एवं तकनीकी के विकास को बहुत लोकप्रिय प्रोत्साहित किया। गुप्त काल में देश धन धान्य से पूर्ण था। गुप्त काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। इसका मतलब कि गुप्त काल में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, यानी इसीलिए इस काल को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त वंश, गुप्त वंशावली में प्रथम शासक के रूप में श्री गुप्त तथा द्वितीय शासक के रूप में घटोत्कच का नाम मिलता है। ये दोनों ही प्रभावहीन शासक थे। इस वंश के प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे। इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत चलाया। इसकी रानी का नाम कुमार देवी था, जो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। इस वैवाहिक संबंध ने गुप्त सत्ता के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त महान विजेता था। उसे कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। पश्चिमी इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से की है। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित कर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिणापर्त के 12 राज्यों को जीतने के बाद उनसे उपहार कर प्राप्त कर मुक्त कर दिया। विजय प्राप्त करने के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया तथा अश्वमेध घोड़ा अंकित मुद्रा को चलाया। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन प्रयाग प्रशस्त में मिलता है। प्रयाग प्रशस्त की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने की थी, जो इलाहाबाद स्थित अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। यहाँ आप गुप्त साम्राज्य उत्कर्ष काल में ये आपको मैप दिखाया जा रहा है। यहाँ ये देखिए कि जो गुप्तों का शासन है, इस ग्रीन कलर का दिखाया गया, हरे कलर का दिखाया गया है, और जो कि गुप्तों का कहाँ शासन था आप इसमें कुछ देख सकते हैं। थानेश्वर है, अरनैन है, आमेर है और तमाम है इसमें जो है। और इसके बाद इसके नीचे आप देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति, जो हरिसेन की एक पुस्तक उसमें है। इस प्रशस्त पर लिखे अक्षरों पर ध्यान दीजिए। इनमें से क्या किसी अक्षर को आप पहचान सकते हैं? इन अक्षरों को पहचानना, यदि आप जो है ब्राह्मी लिपि जानेंगे तभी इसको पढ़ पाएंगे। आगे देखिए कि ये चंद्रगुप्त द्वितीय है। समुद्रगुप्त के बाद उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 400 वर्षों से मालवा व गुजरात में शासन कर रहे शकों को हराया। शक विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। इसके बाद जो है समुद्रगुप्त के बाद कुमार गुप्त व स्कंदगुप्त आते हैं सत्ता में, यानी वंश उस बैठते हैं गद्दी पर। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद क्रमशः कुमार गुप्त और स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठे। स्कंदगुप्त के शासन काल में गुप्त साम्राज्य पर हूणों ने आक्रमण किया। हूण मध्य एशिया की क्रूर एवं बर्बर जात के लोग थे। स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक हूणों को पराजित किया। स्कंदगुप्त के समय सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया गया। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश के उत्तराधिकारी शासक हूणों का प्रहार नहीं रोक सके। बुद्धगुप्त के समय से ही
गुप्त साम्राज्य विघटित होता चला गया। 6ठी शताब्दी के आरंभ में गुप्त वंश का अंत हो गया। प्रशासन, गुप्त वंश का कैसा प्रशासन रहा ये देखिए। गुप्त काल में सम्राट शासन का केंद्र होता था। राजा की सहायता के लिए मंत्र परिषद होती थी जिसके सदस्यों को अमात्य कहा जाता था। जो राजा के सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी उसके सदस्यों को अमात्य कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य भोक्ति प्रांत में विभाजित था। प्रांत के प्रमुख को ऊपरी कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। गुप्त काल में राज्य के अधिकारियों को नगद वेतन के स्थान पर भूमि दी जाती थी। प्राचीन काल से ही चली आ रही राजस्व प्रणाली का अनुसरण किया गया। सामान्यतः कुल उपज का 1/6 भाग कर के रूप में लिया जाता था। धर्म, कौन सा धर्म था, ये किस धर्म को मानते थे? गुप्त शासक वैष्णव धर्मानुयायी थे। इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियां, संगीत, गुप्त सम्राट संगीत प्रेमी थे। कुछ सिक्कों पर बीड़ा बजाते हुए सम्राट चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त का चित्र अंकित यहाँ आपको चित्र भी दिखाया गया है। कला, स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकला इस युग की महान देन है। भुमरा नामक स्थान पर शिव मंदिर का चबूतरा और शिवलिंग ही शेष रह गए। गुप्तकालीन मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर, इसमें आपको दिखाया गया चित्र में भी। मूर्तियां हिंदू, वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्मों से संबंधित है। मूर्तियों का निर्माण सफेद बलुआ पत्थरों से हुआ है। गुप्त काल में विशेष प्रकार के पत्थर के स्तंभ भी बनाए जाते थे। यहाँ साम्राज्य विशाल विभाजन के लिए, जैसे साम्राज्य, फिर वो भोक्ति प्रांत, उसके नीचे फिर विषय जिला आता था, फिर जिला से विधि ग्रामों का समूह, फिर ग्राम आता था। ये आपको दिखाया गया है। औरंगाबाद महाराष्ट्र के पास, जो आज महाराष्ट्र के पास है, अजंता की प्रसिद्ध गुफा है। गुफा की दीवारों पर बुद्ध की जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रांकन, जिन्हें भित्ति चित्र कहते हैं। जो चित्र बनाए गए हैं गुफाओं में उन्हें भित्ति चित्र कहते हैं, किया गया है। इन चित्रों के रंग आज भी लगभग वैसे ही हैं जैसे प्रारंभ थे। साहित्य, गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे। इन 9 रत्नों में कालिदास भी एक थे। कालिदास की प्रमुख रचनाएं हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम कुमार संभव है। इसी काल में शूद्रक ने मृच्छकटिकम तथा विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध नाटक लिखे। इस काल में पुराणों की रचना प्रारंभ हुई तथा पंचतंत्र की रचना की गई, जिसमें लिखी गई कहानियां बच्चों को सूझबूझ की जानकारी देती हैं। रामायण तथा महाभारत को भी इसी समय अंतिम रूप दिया गया। विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल में क्या हुआ? इस काल में विज्ञान के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। इस काल के प्रसिद्ध वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है, वह सूर्य का चक्कर लगाती है। देखिए, हमारे देश के ही वैज्ञानिक आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी गोल है, यह वह सूर्य का चक्कर लगाती है। इसके सम्मान में ही भारत में प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया है। मेहरौली का लौह स्तंभ वैज्ञानिक प्रगति का एक बेजोड़ नमूना है। जैसे पहले ही आपने देखा, मेहरौली लौह स्तंभ जो है, वराह मिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार में के 9 रत्नों में से एक थे। वराह मिहिर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि कोई शक्ति ऐसी है जो चीजों को जमीन के साथ चिपकाए रहती है। आज इसी शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। फाहियान के अनुसार गुप्त काल की सामाजिक स्थिति, फाहियान ने जो उस समय देखा, उसने सामाजिक स्थिति के बारे में क्या बताया, आइए जाने। विदेशी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। उसने लिखा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन बहुत अच्छा था। इनके समय प्रजा सुखी और धनी थी। लोग स्वतंत्रता पूर्वक व्यवसाय करते थे। धर्मशालाओं में भोजन करने की समुचित व्यवस्था थी। राज्य में चोरी का नाम नहीं सुना जाता था। देश में शांति थी। राजा और प्रजा एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते थे। फाहियान ने पाटलिपुत्र में एक विशाल चिकित्सालय देखा। चिकित्सालयों में रोगियों को मुफ्त दवा व भोजन देने की व्यवस्था थी। नगर में अनेक संस्थाएं थी जहां दीन दुखियों की मदद तथा अपाहिजों की सेवा की जाती थी। गुप्त काल के लोग दानी और दयालु प्रवृत्ति के थे। गुप्त काल में लोग लहसुन
प्याज व शराब का सेवन नहीं करते थे, वे अहिंसक और सत्यवादी थे। आइए हम एक गुप्त वंश की जो आपके सामने कैलेंडर दिया गया है उसको जाने। जैसे गुप्त वंश लगभग 319 से 20 से 550 ईस्वी तक कितने वर्ष तक रहा। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम 319 ईस्वी से 335 ईस्वी तक रहा। समुद्रगुप्त का शासन 335 से 375 ईस्वी तक रहा। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का शासन 375 से 414 ईस्वी तक रहा। कुमारगुप्त प्रथम का 414 ईस्वी से लेकर के 455 ईस्वी तक रहा। स्कंदगुप्त 455 ईस्वी से 465 ईस्वी तक रहा। बुद्धगुप्त अंतिम शासक, जो गुप्त वंश का शासक था वह अंतिम शासक बुद्धगुप्त था। अब ये हम पाठ समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे।